हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड्स.सोफिज्म। आज हम हमारी वीडियो में यार नेस्टेड इफ एल्स को समझने वाले हैं। अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। और आज हम इस इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर देंगे इस नेस्टेड इफ एल्स के साथ। और नेस्टेड इफ एल्स हमारा क्या कहता है? समटाइम्स वी नीड टू यूज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो इफ की स्टेटमेंट होती है, इफ की कंडीशन होती है, उसके अंदर एक नई कंडीशन हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो हम इफ का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर एक और नया इफ का ब्लॉक ले आते हैं और उसी चीज को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। थिंक ऑफ इट एज मल्टीपल लेयर्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। देयर इज अ फर्स्ट आउटर इफ स्टेटमेंट एंड इनसाइड इट इज अनदर इनर इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जब हमने एक और इफ स्टेटमेंट बनाई तो उसके अंदर हम और ज्यादा स्टेटमेंट्स को भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस स्टेटमेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, जब हमारे पास एक कंडीशन 1 थी और यहाँ पर हमारी कुछ स्टेटमेंट्स थी, ये आउटर कोड ब्लॉक जो है हमारा, उसके अंदर हमारे पास पूरी स्टेटमेंट्स है और उसके बाद यहाँ पर एक और इनर इफ स्टेटमेंट है। अब ये जो इनर इफ स्टेटमेंट है इसकी अपनी कुछ स्टेटमेंट्स है और इसका अपना एक कोड ब्लॉक है। और ये पूरा जब भी यहाँ तक आएगा जब हमारी आउटसाइड वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो ये सारी जितनी स्टेटमेंट्स है वो पहले चलेंगी और उसके बाद यहाँ पर इफ कंडीशन को वापस से चेक किया जाएगा, बट यहाँ पर कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पर इसके अंदर घुस जाएंगे और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ वापस आउटर इफ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पर जितनी बार आप चाहो उतनी बार नेस्ट कर सकते हो। ये अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो ये सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी और उसके बाद ये फिर से इस इफ कंडीशन को चेक कर सकता है। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन 3 ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर भी हम और सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और अगर हम चाहे तो फिर से किसी इफ स्टेटमेंट को ला सकते हैं। तो इसी को हम नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए और चीजें देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। यहाँ पर ये कह रहा है कि वी कैन ऐड else and else if statements to the inner or outer if statement as required। इसका मतलब सिंपल सा है यार, हमें पता है कि किसी भी if statement के साथ हम अगर चाहे तो else if या फिर हम अपनी else statements को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये यही कह रहा है कि किसी भी इनर या आउटर जो if statements है उनके साथ हम यहाँ पर else या else if को भी क्लब कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पर else if लिख के यहाँ पर हम अपनी नई कंडीशन लिख सकते हैं और उसके बाद हम फिर से else की भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। और इसी चीज को हम अंदर भी कर सकते हैं, जैसे इस वाले इफ के साथ मैं यहाँ पर क्लब करना चाहूंगा एल्स और यहाँ पर एल्स की भी मैं अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। तो यही चीज हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है और इसे हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू तो समझ ही रहे होंगे। हम अपने सेकंड पॉइंट को देखते हैं। द इनर इफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी इंसर्टेड इनसाइड द आउटर एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब यही है कि अगर हम यहाँ पर एल्स बनाते हैं, यहाँ पर हम आउटर जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके साथ जब हमने एल्स बनाया तो यहाँ पर भी हम इफ की स्टेटमेंट वापस बना सकते हैं और यहाँ पर भी उसके साथ एल्स बन सकता है और इस एल्स के अंदर भी हम अपनी इफ की नई कंडीशन बना सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हम कहीं भी किसी भी कोड ब्लॉक में, जितने भी यहाँ पर कोड ब्लॉक्स है, इवन इफ वो एल्स का हो या वो एल्स इफ का हो, वो किसी भी कोड ब्लॉक में जाके हम नई इफ की कंडीशन को बना सकते हैं। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि ये जो इफ होता है वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और एल्स जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी एल्स को बनाने के लिए पहले आपको इफ बनाना होगा और सेम चीज हमारी एल्स इफ के लिए भी लाई करती है। तो ये वाला बेसिक रूल याद रखते हुए आप कहीं पर भी नेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि वी कैन नेस्ट मल्टीपल लेयर्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप कितनी भी नई लेयर्स बना सकते हो और कितनी भी बार ये इफ एल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर num1 बनाया और num1 की वैल्यू यहाँ पर 35 मैंने स्टोर कर दी। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप फाइंड करो, फाइंड इफ द num1 वेरिएबल स्टोर्स अ नंबर इन द रेंज ऑफ 31 और 40। यहाँ पर 31 और 40 दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पर यही फाइंड करना है कि जो num1 है वो 31 से 40 के बीच में लाई करता है या नहीं। और यहाँ पर एक और कंडीशन में ऐड कर देता हूं, एंड द नंबर शुड आल्सो बी एन ऑड नंबर। अब यहाँ पर नई एक कंडीशन आ चुकी है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो num1 है उसमें जो नंबर स्टोर हो रहा है
वो 31 से 40 के बीच में होना चाहिए, और उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि हमें उसे ऑड भी बनाना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर सोचोगे तो ये num1 की जो वैल्यू है वो 31 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और सेकेंड चीज आपको यहाँ पर ये देखनी है कि वो num1 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 40 भी होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें हमें चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाएंगे, और जब भी ये हमारा नंबर जो है वो इस रेंज के अंदर डिफाइन होगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रू होगी तभी हमारी फाइनल कंडीशन मतलब फाइनल रेंज ट्रू होगी। और दूसरी चीज इसने हमें एक नई दे दी है और बोला है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि नम को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये चीज हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पर हमने लॉजिक देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट में, जब हम फाइंड कर रहे थे कि हमारा नंबर ऑड है या इवन है, तो हमने यहाँ पर 2 से मॉड्यूलस करके देखा था कि अगर वो 0 के इक्वल है तो यहाँ पर वो इवन होता है, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है मतलब वो 1 है तो यहाँ पर वो ऑड होता है। तो किसी भी नंबर को यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर अगर 1 आता है तो वो ऑड नंबर होगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ इफ बनाऊंगा और ये वाली जो कंडीशन है वो लेके आऊंगा। इसे मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो क्या ये कह रहा है, num1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 31 के, और num1 की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए 40 के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक और कंडीशन दे दी है इसने। ये कह रहा है कि num को आप 2 से डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर है उसको 1 से इक्वेट करो, तभी आपका जो आंसर होगा वो ऑड भी होगा और इस रेंज के अंदर भी लाई करेगा। ये num नहीं, ये num1 होगा। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तभी ये यहाँ पर इफ के अंदर घुसेगा। अब ये दूसरा इफ जो है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन की पूरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पर सी आउट कर सकते हैं कि द नंबर इज ऑड, और यहाँ पर हम एंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर मैं एक सी आउट करवा देता हूँ और इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर था ये 31 से 40 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर इज इन द रेंज ऑफ 31 टू 40। यहाँ पर मैं 31 से 40 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एंडल कर देता हूँ। तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पर टर्मिनल में आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पर आउटपुट में एक एरर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे भी हमने यहाँ पर num1 वेरिएबल बना रखा है और एक ही प्रोग्राम में हम 2 बार सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते। इसीलिए पहले मैं ये जो एग्जाम्पल्स है उन्हें कॉमेंट कर रहा हूँ और ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको समझाया है बस उसको ही रन करूंगा मैं। सारी चीजें कॉमेंट करके अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो आप यहाँ देखो नंबर इज इन द रेंज ऑफ 31 टू 40 आ चुका है और यहाँ पर ये भी आ गया है कि नंबर हमारा ऑड भी है। बट अगर ये नंबर ऑड नहीं होता, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मान लो हम कुछ और भी लिखवाना चाहते हैं तो हम एल्स की कंडीशन बना सकते हैं और हम ये लिख सकते हैं बट द नंबर इज नॉट ऑड, और यहाँ पर मैं एंडल कर सकता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करके रन करूंगा तो आंसर तो सेम आएगा, बट अगर मेरा जो इनपुट है num1 का, उस num1 को मैं 36 कर देता हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होने वाला है। इसमें तो ये घुस जाएगा क्योंकि ये ट्रू है, बट यहाँ पर ये वाला ट्रू नहीं होगा और एल्स में ये घुसेगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा उस चीज को आप देखो, नंबर इज इन द रेंज ऑफ 31 टू 40 तो आ गया, बट यहाँ पर वो जो नंबर है वो ऑड नहीं है, तो यहाँ पर ये आउटपुट भी आ गया है। और अगर मान लो कि ये नंबर 31 से 40 की रेंज में लाए ही ना करे तो आप क्या करोगे, मान लो ये नंबर 41 है, 41 के लिए यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये जो बाहर वाली इफ कंडीशन है वही फॉल्स हो गई है और वो फॉल्स होने की वजह से यहाँ अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो रन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम एल्स का एक क्लॉज बना लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल क्लॉज है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो रेंज में ही लाई नहीं करता। इसे मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर इज नॉट इन द रेंज ऑफ 31 टू 40। अब इससे यही होगा कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है तो यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल जाएगा कि नंबर इज नॉट इन द रेंज ऑफ 31 टू 40। और ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर इसीलिए समझाया ताकि नेस्टेड का आपको बेसिक समझ आए। और अब हम यहाँ पर बहुत सारे लॉजिकल एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। इस लाइन को मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो num1 है उसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। num1 की जगह ये मैं num5 कर देता हूँ क्योंकि नीचे मैंने बहुत बार num यूज कर रखा है,
शायद num1 num2 num3 जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स पहले से ही बना रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे num5 कर दिया, इसको भी मैं num5 कर देता हूँ और यहाँ पर इन लाइंस को साथ में कर देता हूँ और ये भी हमारा एग्जाम्पल ही है और इसको भी मैं कॉमेंट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है वोटिंग एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एज एंड वोटर आईडी। अब यहाँ एज वाला एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, इसको मैं अनकॉमेंट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सिनेरियो समझने की कोशिश करना। आपके पास एक एज है और आपके पास यहाँ पर वोटर आईडी है। एज हमारी इंटीजर में है तो वो एज को सेव कर रही है और ये जो वोटर आईडी है ये सेव करता है कि क्या उस पर्सन के पास वोटर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर ट्रू है तो मतलब उसने अपनी वोटर आईडी बनवा रखी है, और अगर ये फॉल्स होती है तो उसका मतलब है कि उसने वोटर आईडी नहीं बनवा रखी है। सबसे पहले हमारी वोटर आईडी ही चेक होगी, उसके बाद हमारी एज चेक होगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इफ की कंडीशन में आप डाल दो वोटर आईडी, और अगर ये वोटर आईडी ट्रू होती है मतलब हमारे पास वोटर आईडी एग्जिस्ट करती है, तभी आप यहाँ पर अंदर एज को चेक करो, और इसी की वजह से हम यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स बना रहे हैं। अब देखो, पहले वोटर आईडी चेक हो गई, और अगर वोटर आईडी ही एग्जिस्ट नहीं करती और ये चीज फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर हम सीधा एल्स में घुस जाएंगे और यहाँ ये बोलेगा कि नॉट एलिजिबल बिकॉज वोटर आईडी इज नॉट प्रेजेंट। और ये मैसेज मिलने के बाद हमारा पर्सन जो है वो जाके वोटर आईडी बनवा सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ये वोटर आईडी वाला जो कॉलम है ये ट्रू हो जाएगा। अब मान लो ये वोटर आईडी जब ट्रू हो गया तो ये इफ की कंडीशन में घुस गया और उसके बाद एज का एनालिसिस होगा, और एज 18 से ज्यादा हुई तो वो एलिजिबल होगा, और एज 18 से कम हुई तो वो हमें बता देगा नॉट एलिजिबल बिकॉज एज इज लेस बाय। अब यहाँ पर भी एक हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है, इसको देखो आप, 18 माइनस एज मैंने कर दिया, मतलब यहाँ पर इतने साल आपको लगेंगे उस एज पे पहुंचने के लिए जब आप एलिजिबल हो जाओगे वोट करने के लिए। अगर आपकी एज 16 है तो ये 18 माइनस 16 करेगा और ये बोल देगा नॉट एलिजिबल बिकॉज एज इज लेस बाय 2 ईयर्स, मतलब आप 2 ईयर्स बाद आके एलिजिबल हो सकते हो वोट करने के लिए। अब इसे कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर इज नॉट इन द रेंज ऑफ 31 to 40 आया है, क्योंकि ये ऊपर वाला कोड अभी भी रन हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और नीचे वाले को अगर आप देखो तो यहाँ पर सेकेंड लाइन देख सकते हो, एलिजिबल टू वोट हमारा प्रिंट हो गया है, और ये एलिजिबल टू वोट इसीलिए है क्योंकि एज भी हमारी 23 है और यहाँ पर वोटर आईडी भी ट्रू है। वोटर आईडी फॉल्स का तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन किया, इसने बोला नॉट एलिजिबल बिकॉज वोटर आईडी इज नॉट प्रेजेंट। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये ट्रू हो भी जाता है बट यहाँ पर एज हमारी कम होती है, यहाँ एज मैं 17 कर देता हूँ, तब आप यहाँ पर आउटपुट देखो, नॉट एलिजिबल बिकॉज एज इज लेस बाय 1 ईयर्स, मतलब 1 साल बाद अगर आप आओगे तब आप यहाँ पर वोट कर सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पर किसी छोटी एज के लिए भी आप कर सकते हो। मैं 14 कर दूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि एज 4 ईयर्स कम है और यहाँ पर 4 साल बाद हम एलिजिबल होंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आया हो। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल पर आता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा चेक इफ नंबर इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, इफ एल्स इफ से हमने ये चीज देखी थी, बट अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स को। अगर आप चाहो तो खुद भी इसे ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि ये बहुत ईजी है। लेकिन हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने नम को ले लिया एंटर एन इंटीजर करके, उसके बाद आप आउटर इफ की कंडीशन को समझो यार। आउटर इफ की कंडीशन क्या बोल रही है, अगर नम 0 से इक्वल नहीं है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू, और इसका मतलब यही है कि अगर नंबर की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं होगी तो हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इसके अंदर घुस जाएगा, और इस कोड ब्लॉक के अंदर घुसने के बाद ये अलग और कंडीशंस भी चेक करेगा। बट फर्स्ट चीज आप यही देख लो कि अगर ये 0 से इक्वल हो जाती है तो ये हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, और फिर ये एल्स क्लॉज में जाएगा। ये आउटर एल्स जो कंडीशन है उसमें हमें यही पता चलता है कि हमारा नंबर 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर हमारा 0 होगा, और वही हमने प्रिंट भी करवा दिया है। अब इनर इफ एल्स को आप देखो, अगर हमारा नंबर 0 से इक्वल नहीं था तो हम यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पहले चेक कर लो कि नंबर क्या 0 से बड़ा है, और अगर नंबर 0 से बड़ा ट्रू हो जाता है तो आप पॉजिटिव लिख दो, और अगर ये नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो पहले तो हम चेक कर ही चुके हैं कि वो 0 नहीं है, तो यहाँ पर सीधा एल्स में आप लिख सकते हो कि नंबर हमारा नेगेटिव ही होगा, और यही हमारा लॉजिक है। इसको आप किसी दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हो। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे रन करूंगा, ये बोलेगा एंटर एन इंटीजर, मैं 34 दे दूंगा और ये बोलेगा नंबर इज पॉजिटिव। एंटर एन इंटीजर करने पे मैंने -34 कर दिया, तो आप देखो नंबर इज नेगेटिव आ गया। और अब मैं अगर इसे यहाँ पर 0 दे देता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि अभी तक के एग्जाम्पल्स तो बहुत ईजी थे,
अब हम थोड़े डिफिकल्ट और बेटर एग्जाम्पल्स पे मूव कर रहे हैं। इसको मैंने अनकॉमेंट किया और ये हमारा कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अब लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स हमें फाइंड करना है। आपको तीन नंबर्स बनाने हैं और वो तीन नंबर्स अपने यूजर से मांग लेने हैं। हमारा यूजर तीन नंबर्स यहाँ पर एंटर कर देगा सी इन के थ्रू। num1, num2 और num3 में वो नंबर सेव हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर लॉजिक को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास num1, num2 और num3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले num1 और num2 को कंपेयर कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मैंने बोला कि num1 ग्रेटर देन num2 चेक करो, तो यहाँ पर n1 ग्रेटर देन n2 हमने कर लिया। और अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो हम इफ के अंदर घुस जाएंगे। और जब हम इफ के अंदर घुसेंगे तो अब हम क्या चेक कर सकते हैं? num1 तो बड़ा हो चुका है num2 से, तो अब हम num1 को कंपेयर कर लेते हैं num3 से। और यहाँ पर हमने नई इफ की कंडीशन डाली है और ये कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि num1 को कंपेयर करो num3 से। और अगर num1 num3 से भी बड़ा होता है तो आप इन दोनों को ट्रू होने के बाद सिंपली ये कह सकते हो कि num1 num2 से भी बड़ा है और num1 num3 से भी बड़ा है। तो ऑब्वियसली num1 जो है वो हमारा लार्जेस्ट होगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट इज num1। अब यहाँ पर एल्स को समझो। हमारा num1 तो num2 से बड़ा हो चुका था, लेकिन अगर num1 हमारा num3 से बड़ा नहीं हो रहा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि num3 बड़ा है num1 से। अब num3 अगर num1 से बड़ा है और num2 छोटा है num1 से, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि num3 इज द लार्जेस्ट। और वही चीज मैंने यहाँ प्रिंट कराई है। अब ये सिंपल सा लॉजिक था। अब यहाँ पर इफ की कंडीशन तो रिजॉल्व हो गई, बट अगर ये एल्स में घुस जाता है तो इसका मतलब यही है कि num1 हमारा num2 से बड़ा नहीं था। और num2 अगर बड़ा होता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब हमें पता है कि num2 बड़ा है num1 से। ये चीज हम समझ चुके हैं क्योंकि एल्स में हमारी कंडीशन घुस चुकी है। तो हम एक नई और कंडीशन चेक कर सकते हैं। एक बार num2 को चेक कर लो num3 के साथ। अगर num3 से भी num2 बड़ा है तो सिंपल सी बात है कि हमारा num2 ही लार्जेस्ट है। और वही चीज हमने यहाँ प्रिंट करी है। और उसमें भी वही लॉजिक लगता है कि अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा num3 num2 से बड़ा है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि num1 छोटा है क्योंकि ऊपर से कंडीशन फॉल्स होके आई है यहाँ पर। तो एंड रिजल्ट हमारा यही बनेगा कि num3 हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। और इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है इस बेसिस पे कि हम यहाँ पर num1 और num2 और num3 की क्या वैल्यूज डालेंगे। अब यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी हमने इफ एल्स की बहुत अच्छी नेस्टिंग देखी है। सबसे पहले आप तीन नंबर्स एंटर कर लो यार। मैं 34, 45 और 56 एंटर कर रहा हूँ। num1 हमारा 34 होगा, num2 हमारा 45 होगा और num3 हमारा यहाँ पर 56 होगा। अब यहाँ होने क्या वाला है, जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर लार्जेस्ट देखो 55 बन गया है। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करके फिर से इसे रन करूं और 56 पहले दे दूं। num1 हमारा 56 हो गया, 45 हमारा सेकंड हो गया और 34 हमारा थर्ड इंटीजर हो गया जो हमारा num3 है। और अभी भी हमें लार्जेस्ट 56 ही मिलेगा, लेकिन ये वाला जो 56 है वो हमारा num1 है। सबसे पहले ये num2 और num1 को कंपेयर करेगा। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ जाएगी क्योंकि num1 इज ग्रेटर देन num2 है यहाँ पर। उसके बाद ये इसमें घुसेगा। अब इसमें घुसने के बाद ये देखेगा कि num1 को ये num3 से कंपेयर करेगा। अब 56 और 34 में कंपैरिजन होगा तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा और ये इस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर पाथ कुछ भी हो हमारे प्रोग्राम का, आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। यही चीज आप बीच वाले को भी लार्जेस्ट करके देख सकते हो। सबसे पहले मैं 45 दे दूं, फिर मैं 56 दे दूं और फिर मैं 34 दे दूं, तो आपका लार्जेस्ट अभी भी 56 ही आया है। बट यहाँ पर ये num2 है जो हमारा लार्जेस्ट आया है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा चेकिंग फॉर पासवर्ड्स है और इसको तो हम बहुत बार देख चुके हैं। इसमें ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा, बस मैं नेस्टिंग को अच्छे से आपको समझाऊंगा। यहाँ हुआ क्या है, हमने सेव्ड पासवर्ड और एंटर्ड पासवर्ड्स बनाए हैं। और अगर ये एग्जाम्पल आप पहले से नहीं जानते हो तो आप इफ एल्स इफ और इफ वाली वीडियोस को देखो तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल है जिसमें सेव्ड और एंटर्ड पासवर्ड है। हमने एंटर करवा लिया यूजर से पासवर्ड। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट मैच जो है वो हमारे यहाँ पर फॉल्स है। और पासवर्ड मैच जो है वो हमारा जब भी हो सकता है अगर सेव्ड पासवर्ड और एंटर्ड पासवर्ड सेम हुए। मतलब हमारा जो यूजर है उसने पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया तो ये हमारा पासवर्ड मैच ट्रू सेव कर रहा होगा। अब सेकेंड चीज यहाँ पर देखो, ओपन फोन हमारा एक और हमने बूल वेरिएबल बनाया है। ये ओपन फोन जब भी होगा जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू हो जाएगी। तो कोई भी एक चीज ट्रू करने के लिए यहाँ पर हमने और ऑपरेटर का यूज किया है।
ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि किसी भी एक के ट्रू होने पे हमारा फाइनल आंसर भी ट्रू हो जाएगा, और यही फोन का भी लॉजिक है। अब आप समझो इफ एल्स स्टेटमेंट को जो हमने नेस्ट करके बनाई है। अगर ये फोन ओपन हो जाता है तो हमें प्रिंट करवाना है कि ये फोन कैसे ओपन हुआ है, फिंगरप्रिंट से ओपन हुआ है या पासवर्ड से ओपन हुआ है। तो यहाँ पर बेसिक सी वही बात है कि हमने पहले ओपन फोन रख दिया। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो मतलब ये फोन तो खुलेगा ही, बट हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि वो फोन कैसे खुला, फिंगरप्रिंट से खुला या पासवर्ड से खुला। बट अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है, मतलब हमारे ये दोनों ही फॉल्स थे, तो सिंपल सा एल स्टेटमेंट है कि फोन विल नॉट ओपन बिकॉज पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच। अब यहाँ पर अगर फोन खुल जाता है तो हम इफ के अंदर घुसेंगे और सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट मैच को चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमारा फोन जो है वो फिंगरप्रिंट को ही चेक करता है, और अगर फिंगरप्रिंट ट्रू हो गया तो उसे पासवर्ड से फर्क नहीं पड़ता, वो फोन को खोल देगा फिंगरप्रिंट से। और अगर हमारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और हमें पता है कि फोन ओपन हुआ है, तो वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पासवर्ड मैच ट्रू हुआ होगा, और इसीलिए हमारा फोन इज ओपन थ्रू पासवर्ड हमने प्रिंट करवा दिया है। और ये हमारा एक और नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल है, और इसमें भी एग्जैक्ट सेम आउटपुट्स आएंगे जो हमारे इफ एल्स इफ में आ रहे थे। यहाँ भी हमने एंड में सेम एग्जांपल देखा था, जहां पर हमें फोन इज ओपन थ्रू फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और फोन विल नॉट ओपन वाले आउटपुट्स देखे थे। तो गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि आपको नेस्टेड इफ एल्स भी समझ आया हो, और कहीं भी आपको प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ सकती है। बस ये कंडीशन पे डिपेंड करता है अपने प्रोग्राम की कि हमें क्या आउटपुट्स चाहिए, और हम उस बेसिस पे कैसे भी नेस्टिंग करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को देखो और फ्लो चार्ट भी बना के देखो। अब यहाँ पर बेसिक सी एक और बात आपको मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, हमने यहाँ पर एज और वोटर आईडी का यूज किया था, और मान लो अगर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको आधार आईडी भी चेक करानी है, और आधार आईडी की वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम यहाँ पर आपको अलाउ कर सकते हैं वोटिंग के लिए, तो हम यहाँ पर आधार आईडी नाम का भी एक बूलियन वेरिएबल बना देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें आधार आईडी भी चेक करनी है, तो यहाँ पर एक और आउटर लेयरिंग ऐड करी जा सकती है। मैं यहाँ कह दूं कि आप पहले आधार आईडी को चेक करो, अगर वो ट्रू होगी तभी आप आगे का काम करो। तो ये पूरा जो काम होगा वो मैं यहाँ पर कट करके इस आधार आईडी में ला सकता हूँ, यहाँ कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर सकता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले ये आधार को चेक करेगा, अगर आधार ट्रू हुआ तभी ये यहाँ पर अंदर घुसेगा, फिर ये वोटर आईडी को चेक करेगा, और ये एक और बार नेस्टिंग हो रखी है, तो यहाँ पर ये फिर एज को चेक कर सकता है और एलिजिबल टू वोट बोल सकता है या फिर नॉट एलिजिबल बोल सकता है, जो भी एज होगी उस हिसाब से। बट अगर आधार आईडी ही हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर हम सी आउट कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं नॉट एलिजिबल बिकॉज आधार आईडी इज नॉट प्रेजेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कंडीशन बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पर नेस्टिंग भी बढ़ा दी और एक नई इफ की कंडीशन ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पर आधार आईडी भी अब हमें चाहिए थी। तो यही इंपॉर्टेंस होती है यार नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। और अभी यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसी फोल्डर में test.cpp के नाम से एक नई फाइल मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं cpp की बॉयलर प्लेट लगा रहा हूँ जो मैंने आपको सिखा दी है बनानी। और आप कोर्स को देखो, अगर आपको बॉयलर प्लेट समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पर बेसिक सारी चीजें हमने डाल दी है। अब यहाँ पर मैं आपको इंटेंडेशन का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इंटेंडेशन आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो कि क्या होती है। इसका सिंपल मतलब यही है कि जब भी आप यहाँ पर कोड लिख रहे हो, यहाँ पर हमने एक कोड ब्लॉक बनाया है, ये आउटर कोड ब्लॉक है मेन फंक्शन का। इस मेन फंक्शन में जब भी हम कोड लिख रहे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट क्यों करते हैं, यहाँ पर एक इंटेंडेशन हमेशा दी जाती है। जितनी भी यहाँ पर लाइंस है उन सब में आप देखोगे कि एक गैप हम देते हैं, और ये जो गैप होता है इसी को हम इंटेंडेशन कहते हैं। और ये क्यों दिया जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आएगी। अब आप यहाँ पर जितने भी हमारे कोड्स हैं उनको देख लो यार। इनको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आप यहाँ पर देखोगे कि जितना भी मैंने कोड लिखा हुआ है इस मेन फंक्शन के अंदर, जितना भी कोड है वो सारा एक इंटेंडेशन के बाद ही है। यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कुछ गैप दे रखा है और उसके बाद ही हमने कोई कोड लिखना शुरू किया है। और ये जो गैप है वो कितना है, ये गैप हमारा 4 स्पेसेस का होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार स्पेस बार दबाऊंगा तो यहाँ पर ये गैप बनेगा, और इसे हम टैब स्पेस भी कहते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड पे टैब का जो की है वो दबाओगे तो यहाँ पर ये 4 स्पेसेस की टैब स्पेस अपने आप आ जाएगी। और जब भी आप किसी नई लाइन को शुरू करो, अगर वो यहाँ पर 0 से शुरू हो रही है तो आप यहाँ पर टैब स्पेस बना सकते हो। और यही इंटेंडेशन का मतलब होता है कि कभी भी आप किसी कोड ब्लॉक के अंदर लिखना शुरू करो
तो एक इंटेंडेशन के बाद ही उस कोड को लिखो, और इससे हमारा ये कोड ज्यादा बेटर लगेगा। और ये किया क्यों जाता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर मान लो हमारा बहुत सारा कोड है, किसी कोड को मैं उठा लेता हूँ। मान लो हमने ये कोड उठा लिया, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और चेकिंग ऑफ पासवर्ड्स के लिए हमने बहुत बड़ा एक कोड लिख लिया है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सारी लाइंस जो भी शुरू हो रही है वो एक इंटेंडेशन के बाद शुरू हो रही है। बट मान लो यहाँ पर मैं एक नया कोड ब्लॉक इंटरनली बना रहा हूँ, और इस कोड ब्लॉक में और कोड मुझे लिखना है। अब यहाँ पर इसके अंदर जब मैं कोड को लिखना शुरू करूंगा तो यहाँ से इंटेंडेशन को मैं शुरू करूंगा। इस कोड ब्लॉक के जो कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद यहाँ पर 4 स्पेस में दूंगा। आप देखो 1 2 3 और 4 स्पेस के बाद ही मैं कोई कोड लिखना शुरू करूंगा। और यहाँ पर अपने पूरे कोर्स में ये चीज हम करते आए हैं, बट इसके बारे में हमने बात नहीं करी है। और ये इंटेंडेशन इसीलिए दिया जाता है कि जब भी हम नेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने नेस्टिंग करी है, तो आप यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। और इस एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब हमने नेस्टिंग करी थी तो हुआ क्या था, जो आउटर मेन का कोड ब्लॉक था उसमें हमने यहाँ पर 4 स्पेस दे रखे हैं, मतलब इंटेंडेशन यहाँ पर मिली हुई है और सारा कोड में लिखता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने फिर एक इफ का ब्लॉक बनाया है, और इस ब्लॉक को जब हमने बनाया, अगर मैं इसे नीचे कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक और इंटेंडेशन इस ब्लॉक के लिए भी मैंने दिया है। और इसे अगर ऊपर ही रखोगे तब भी आपको दिखेगा कि इस इफ ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड है, ये सारा जो कोड है ये एक इंटेंडेशन के बाद है। और ये इंटेंडेशन डबल हो चुकी है क्योंकि हमारा एक आउटर कोड ब्लॉक पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये 4 की जगह 8 की स्पेस बन चुकी है। अब इसके अंदर एक और नेस्टिंग हुई है। अब देखो इफ का हमने एक और ब्लॉक बनाया है, तो अब यहाँ पर 8 के बाद 4 और स्पेसेस ऐड हो गए, और ये इंटेंडेशन हमारी 12 स्पेसेस की बन गई है। अब इसके अंदर अगर मैं एक और कोड ब्लॉक बना देता तो यहाँ पर एक और हमारी स्पेस ऐड हो जाती, एक और इंटेंडेशन ऐड हो जाती। और अगर इसके अंदर एक और कोड ब्लॉक मैं बना दूं तो यहाँ पर इंटेंडेशन हमारी ऐड होती जाएगी, और उसके बाद ही हम कोई भी कोड अगर लिखेंगे तो लिखेंगे। यहाँ पर मैं कोड्स डॉट सोबिज्म लिख देता हूँ। अब यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एंडल भी कर देता हूँ। और ये जो इंटेंडेशन वाला काम होता है वो हमें हमेशा करना चाहिए जब भी हम यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ कोड ब्लॉक्स कर रहे हैं। यहाँ पर कभी भी एक नया कोड ब्लॉक बनाया जाए तो हमें यहाँ पर 4 स्पेसेस के बाद ही उस कोड को लिखना चाहिए। अब ये चीज इसीलिए होती है ताकि हमारा कोड थोड़ा ब्यूटीफुल लगे और अंडरस्टैंडेबल लगे। अगर ये सारी लाइंस एक ही जगह पर होती तो ये कोड हमारा उतना इफेक्टिव नहीं लगता जो अभी हमारा लग रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस टेस्ट में ये चीज करूँ कि ये सारी लाइंस एक ही जगह पर ले आऊं, अब मैं इसे भी आगे कर दूं, इसे भी आगे कर दूं, और यहाँ भी कोई स्पेस ना छोड़ूं, और सारी चीजें मैं ऐसे ही लिखता जाऊं, और हर कोड को मैंने बिन स्पेस के ही लिखा है। और यहाँ पर जो डबल इंटेंडेशन है उसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। और जो भी लाइन शुरू होगी वो हमारी बिन स्पेस के ही शुरू होगी। तो अब यहाँ पर इस कोड को अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर हमारी नेस्टिंग उतने अच्छे से नहीं दिखेगी जितनी हमारी यहाँ पर दिख रही है। और जब भी हमने नेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि ये जो आउटर इफ है इसके अंदर का जितना भी कोड है वो सारी हमारी एक ही जगह से शुरू होगी, तो हमें समझ आ जाएगा कि इतना पूरा कोड हमारा इसके अंदर का है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर 10 लाइंस और भी होती और हमने यहाँ पर इंटेंडेशन प्रॉपर दी होती तो हमें यहाँ पर समझ आ जाता कि ये जो सारा कोड है वो यहाँ पर इफ के अंदर का ही है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है इंटेंडेशन की। अगर आप चाहो तो ये नहीं भी लगाओ, और अगर आप नहीं लगाओगे तो भी आपका प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। और दूसरी चीज आपको एक और समझाता हूँ मैं। और यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हो, इस चीज को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा पूरा कोड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हमने मेन फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर ये इंटेंडेशन अपने आप लग गई है। हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट जब हमने फॉर्मेट किया कोड को तो सारी चीजें चेंज हो चुकी है। यहाँ पर इंटेंडेशन प्रॉपर लग चुकी है, और यहाँ देखो इनर लूप जब है तो एक और इंटेंडेशन लग चुकी है। और हम यहाँ पर ये जो इनर ब्लॉक्स जब भी बनाते हैं, जब भी हम नेस्टिंग कर रहे थे तो हम यहाँ से इस ब्लॉक को शुरू कर रहे थे, बट ये ब्लॉक हमारा फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का मतलब सिंपल यही है कि आप इस डॉक्यूमेंट को रीडेबल बना दो, और ये ज्यादा अच्छा भी लगता है दिखने में, और समझने में तो इजी होती है। अपना कोड आप कैसे भी लिखो, कहीं भी गैप्स छोड़ो या ना छोड़ो। अब मान लो ये सेमीकोलन के बाद यहीं से मैंने इस कोड को शुरू कर दिया, और ऐसे ही मैं ये सारा कोड लिखता आ रहा हूँ। और देखो यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है ये गैप भी मैंने नहीं दिया, ये वाला गैप भी मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे ही सारे काम करता हूँ। यहाँ मैंने फॉल्स इक्वेट करी है वैल्यू, तो इस गैप को भी अगर हटा दिया, इस गैप को भी अगर हटा दिया,
तो आप अगर इसे रन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इस प्रोग्राम को अगर कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूं तो आप टर्मिनल में आउटपुट देख लोगे, और पासवर्ड में 12345 डालूंगा अगर, तो आपका पासवर्ड भी मैच हो जाएगा, फोन भी ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर ये दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा और इजीली हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर हमारी नई लाइन है और कहाँ पर हमने क्या चेंज किया है। इस चीज को भी मैं ऊपर कर सकता हूँ और यहाँ से ही इफ को शुरू कर सकता हूँ। और ये जो नई लाइंस थी, अगर इन्हें भी मैं हटाता जाऊंगा और सारा कोड मैं एक ही साथ लिखता जाऊंगा तो भी आपका कोड में एरर तो नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये रीडेबल नहीं है, इसको आप इजीली रीड नहीं कर सकते हो। और जब आप इसे फॉर्मेट कर दोगे तो आप यहाँ देखोगे सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जो आपने गैप्स हटाए थे वो भी आ गए, जो आपकी नई लाइंस थी वो भी आ गई। यहाँ पर लाइंस बढ़ रही है और स्पेसेस बढ़ रही है, बट यहाँ ये कोड जो है वो रीडेबल हो गया है। आप इजीली अब रीड कर सकते हो कि यहाँ से ये हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर का ये पूरा हमारा कोड है। उस कोड को हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये पहले 5 लाइंस हो गई, उसके बाद इफ की स्टेटमेंट शुरू हुई है और एक नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक हुआ है। और यही इंपॉर्टेंस होती है हमारी इंटेंडेशन की, और यही इंपॉर्टेंस होती है फॉर्मेट करने की डॉक्यूमेंट को। और जब भी आप कोई कोड प्रेजेंट करो कहीं पे तो आप फॉर्मेट पहले कर सकते हो। किसी भी कोड को आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पहले कर दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप नेस्टेड इफ एल्स को तो समझ ही चुके हो बहुत अच्छे से, तो हम आगे बढ़ते हुए और बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होंगे। अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम स्विच केस स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आप कहीं मत जाना और इस प्लेलिस्ट को देखते रहना। और इस वीडियो के लिए इतना ही है, तो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।